ठीक है, क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कौन बताएगा? तो देखो कुछ सिंपल रिलेशन हमें पता है। एब्जॉर्प्शन। देखो हाँ, एक सेकंड मैं बताता हूँ। तो देखो क्या किया है हमने, हमारे पास है कंटेनर, इस कंटेनर में क्या किया है, ऑयल रखा है। सिर्फ यहाँ की जो क्वांटिटी है इन कंटेनर ए जो क्वांटिटी है वो कंटेनर बी के डबल है। सो हमें ध्यान में आएगा कि यहाँ पर जो टाइम लगेगा दैट टाइम इज मोर, ठीक है, दैट टाइम इज मोर। किसके लिए? तो सेम टेम्परेचर राइज के लिए। सो जैसे हमें कहना है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है फ्रॉम 10 डिग्री बाय 20 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का मास 2m है तो यहाँ का मास m है, ठीक है। सो हमें ध्यान में आएगा कि देखो यहाँ पर जो a के लिए जो टाइम लग रहा है इज ग्रेटर देन टाइम एट b। हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है। अब हमने क्या किया, b में जितना मास है उतना ही मास बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल, और ये यहाँ पर रखा, और यहाँ पर भी टेम्परेचर राइज है। ये पहला वाला पार्ट है फॉर ए एंड बी। अभी दूसरे वाले पार्ट के बारे में लिखेंगे। इसे डेल्टा टी लिखता हूँ, डेल्टा कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर राइज। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट बी एंड सी। टेम्परेचर राइज बाय 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्टिल एक ऑयल है एक वाटर है, तो यू विल रियलाइज टेम्परेचर राइज टाइम टेकन बाय वाटर is more than time taken by oil. That is Tc is greater than Tb. मास सेम है, टेम्परेचर राइज भी सेम है, ठीक है।
एंड सी एंड डी में मास उतना ही है, मटेरियल भी सेम है, बट फॉर सी टेम्परेचर राइज है 20 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर डी टेम्परेचर राइज है 40 डिग्री सेल्सियस। आपको ध्यान में आएगा टाइम टेकन बाय डी इज मोर देन टाइम टेकन बाय सी। सो ऐसे सभी कंपैरिजन में हमें ये ध्यान में आ रहा है कि टेम्परेचर राइज जो हो रहा है ये 20 डिग्री सेल्सियस का सेम है, बट अमाउंट ज्यादा है मटेरियल की, तो ज्यादा समय अपने को हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, एनर्जी सप्लाई ज्यादा समय करनी पड़ रही है। दूसरे पार्ट में देखा टेम्परेचर राइज सेम है, मास भी सेम है, बट अगर मटेरियल डिफरेंट है तो ज्यादा समय अलग अलग रहेगा। तीसरे पार्ट में हमें ध्यान में आया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मास भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, बट टेम्परेचर चेंज डिफरेंट है, तो टाइम टेकन दैट इज हीट रिक्वायर्ड इज मोर व्हेन द टेम्परेचर राइज इज मोर। तो मतलब सर इसका ऐसा मतलब है क्या कि ये जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है सब्सटेंस का, ये उस मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, उसकी मटेरियल की एक कुछ ना कुछ कैपेसिटी है, मटेरियल की कुछ ना कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि जिसके ऊपर ये टेम्परेचर राइज होना और उसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी ये डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके सर, मतलब ये तो बिल्कुल हमारे खाने जैसा हो गया कि डिफरेंट इंडिविजुअल की एक समय कितना खाना खाना इसकी एबिलिटी अलग अलग होती है। somebody can have 2 rotis, somebody can have 5 rotis, somebody can have only चावल। सो जैसे हमारे पेट की खाना खाने की एबिलिटी डिफरेंट है, वैसे मटेरियल्स की कितनी हीट एब्सॉर्ब करके कितना टेम्परेचर राइज करना की एबिलिटीज डिफरेंट होती है, एंड इस एबिलिटी को हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, हम इसे लिखते हैं। Change in temperature of substance when given quantity of heat absorbed or rejected by it is characterized by a quantity called as heat capacity of that substance। ठीक है, और ऐसी हीट कैपेसिटी मैथमेटिकली हम देते हैं S equal to amount of heat absorbed amount of heat absorbed अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, कैपिटल G चाहिए। ठीक है, सो दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी और सब्सटेंस। ठीक है, डेल्टा Q इज हीट एब्सॉर्ब और रिलीज्ड
डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, सो गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कितनी अमाउंट ऑफ हीट देने से कितना टेम्परेचर चेंज होता है, ये रेशो इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या इन अदर वर्ड गिवन क्वांटिटी से टेम्परेचर चेंज करने के लिए, गिवन क्वांटिटी से टेम्परेचर चेंज करने के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर इतनी हीट देनी पड़ेगी। देखो यहां से रिलेशन आ जाएगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू एस इंटू डेल्टा टी। सो गिवन चेंज इन टेम्परेचर के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी इट डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या इन अदर वर्ड और एक वे हम कह सकते हैं, इफ चेंज इन टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी हीट उस सब्सटेंस को प्रोवाइड करके तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है, या if the change in temperature is 1 degree Celsius, then amount of heat supplied will be equal to specific heat capacity. Then amount of heat supplied will be equal to specific heat capacity. तीसरे प्रकार से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, the amount of heat supplied to a body to raise its temperature by 1 degree Celsius is called as its heat capacity. Is called as heat capacity. आया क्या ध्यान में? कोई भी गिवन सब्सटेंस है, अलग अलग हो सकता है, बॉडी अलग अलग हो सकती है, इट मे बी अ 2 kg बॉडी, इट मे बी अ 10 kg बॉडी, इट मे बी अ एनीथिंग। ठीक है, सो ऐसे गिवन बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से अगर बढ़ाना है तो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऑब्वियस, सॉरी, आपको हीट कैपेसिटी इतनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, स्पेसिफिक वर्ड जोड़ा नहीं है। हाँ, यहाँ से सिंपली ध्यान में आ जाएगा, इसका यूनिट रहेगा, हीट मेजर की जाएगी जूल में, जूल पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर केल्विन, बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। इसका एक यूनिट आप कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस भी ऐसा बता सकते हो, बिकॉज हीट कैन बी मेजर्ड इन कैलोरी। ठीक है, बट अब देखो इससे हमें बहुत सर तो फिर यहाँ पे हर टेम्परेचर के लिए हर हीट कैपेसिटी अलग अलग होगी ना? हर टेम्परेचर के लिए नहीं, डिफरेंट सब्सटेंस के लिए, क्योंकि हीट कैपेसिटी मतलब तो 1 डिग्री सेल्सियस से उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है हमें। सो 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो डबल हीट देनी पड़ेगी, 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो ट्रिपल देनी पड़ेगी। ये डिपेंड किसके ऊपर करेगी? उस पर्टिकुलर सब्सटेंस पर। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक आधा छोटा बर्तन है और एक बड़ा बर्तन है, सो दोनों बर्तन का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, दैट विल बी हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। इट्स जस्ट लाइक एक 5 साल का बच्चा है और एक उसके 35 साल के पिताजी है, तो उनका एक बक्का पेट भरने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ फूड लगेगा, क्योंकि उनकी कैपेसिटी अलग है। सो कंटेनर अगर अलग अलग है, मटेरियल अलग अलग है, बॉडी अलग अलग है, तो उनका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट लगेगी। सो वही दिक्कत क्या होती है, ऐसे से हम वो बॉडीज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, या ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है, अरे मास पर डिपेंड राहील ना? बिल्कुल, ये बॉडी पर डिपेंड करेगा, वो बॉडी कैसी है।
इसीलिए इसीलिए जैसे अभी ऐसा होगा कि सेम कंटेनर इज मेड अप ऑफ स्टील, घर के बर्तन सभी स्टील के हैं, फिर भी डिफरेंट बर्तन को उस टेम्परेचर तक गर्म होने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट लगेगी। तो यहां से हमें क्या होता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। सो टू गेट मोर इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, हम यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस कंसीडर करते हैं एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ डील करते हैं। ठीक है, हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ऑफ दैट मटेरियल। सो इसलिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। So what is specific heat capacity? The amount of heat absorbed or rejected to change the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called as specific heat capacity of that substance or material. So अब क्या किया हमने, amount of heat absorbed or rejected by unit mass of substance by 1 degree Celsius is called as specific heat capacity। यहाँ पर हम यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इसको कहा जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो ये आ जाएगा छोटा एस एंड दिस विल बी कैपिटल एस। कैपिटल एस पूरे बॉडी की है, तो अपने को यूनिट मास की चाहिए, मतलब डिवाइडेड बाय एम, तो ये हो जाएगा 1 बाय एम। कैपिटल एस की वैल्यू है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। और इसलिए आपने ये रिलेशन पढ़ा है इसके पहले, डेल्टा क्यू इक्वल टू specific heat capacity mass into specific heat capacity into delta T। सो अब देखो क्या हो गया, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ऑफ मटेरियल। सो घर के सभी स्टील के बर्तन है, तो उनके सबकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम रहेगी। अब आप डेफिनेटली बोलोगे सर देखो बर्तन बड़ा है ना, तो उसका मास ज्यादा रहेगा, उसको उतना ही टेम्परेचर बढ़ने के लिए ज्यादा समय लगेगा। कंटेनर छोटा है तो उतना ही टेम्परेचर बढ़ने के लिए कम समय लगेगा। सेम कंटेनर है, सेम साइज के, पर मटेरियल अलग है, एक कॉपर का है, एक सिल्वर का है और एक स्टील का है, तो समय अलग अलग रखने वाला है। बिकॉज यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का यूनिट डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ने के लिए पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए एक पर्टिकुलर समय लगेगा, डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट लगेगा, क्योंकि हर सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस से चेंज होने के लिए डिफरेंट समय लगता है। आया क्या ध्यान में?
यस सर। सो देखो हम सिंपली कह रहे हैं, अलग अलग प्रकार से सेम चीज को हम कह रहे हैं, हमारा सिंपली कहना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का यूनिट डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगती है, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन के थ्रू टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगती है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट मास। और गिवन बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगती है वो बॉडी की हीट कैपेसिटी है। So here we are talking about a particular body. Here we are talking about a particular material. ठीक है, so मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगी, बॉडी की सिर्फ हीट कैपेसिटी रहेगी। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब सिर्फ एक चीज हमें ध्यान में आ जाएगी, मैं पहले नोट डाउन करता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगी, डेफिनेशन अगर लिखनी है तो द अमाउंट ऑफ हीट per unit mass absorbed or rejected by the substance to change its temperature by 1 unit। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, nature of material, that is it is different for different material। it is different for different material। ठीक है, second it also depends on temperature।
ठीक है। और यूनिट अगर हमें इसका लिखना होगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हम लिख सकते हैं specific heat capacity is equal to 1 by m डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो ये यूनिट आ जाएगा, हीट मेजर की जाएगी जूल, दिस इज पर केजी एंड चेंजेस इन केल्विन। ठीक है, जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, अब देखो, अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज स्पेसिफाइड इन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज स्पेसिफाइड इन नंबर ऑफ मोल्स, सर एक मिनिट लास्ट स्लाइड दाखवून. इफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज स्पेसिफाइड इन नंबर ऑफ मोल्स, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आ जाएगी, हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आ जाएगा 1 बाय म्यू, म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स, एस की वैल्यू है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो ऐसे केस में मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका यूनिट रहता है, हीट मेजर की जाएगी जूल्स, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, जूल्स पर मोल, और टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में। सर अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ गैसेस, इन केस ऑफ गैसेस। चलो एक सेकंड देख लो लास्ट स्लाइड, फिर आगे का पार्ट बताता हूँ। डन सर. ओके, जस्ट एक मिनट। अब देखो क्या कह रहे हैं हम, हमारा कहना है, जरा ठीक से समझ लो, तो देखो इस प्रकार की कोई अरेंजमेंट है और इसके अंदर गैस है, ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल पिस्टन सिलेंडर है। So in case of solids and liquid, expansion on heating is very small compared to expansion
इन केस ऑफ गैसेस। तो इसके अंदर जब सॉलिड या लिक्विड रहेंगे ना, तो क्या होगा, जो कुछ भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, जो कुछ भी एनर्जी हम दे रहे हैं, उसके कारण सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, सो जो सभी एनर्जी हमने हीट के फॉर्म में दी है, उसके कारण उसका टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम कोई बहुत ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट इन केस ऑफ गैसेस क्या होता है, इन केस ऑफ गैसेस दिस एक्सपेंशन इज सिग्निफिकेंट, दिस एक्सपेंशन इज सिग्निफिकेंट। सो अगर ये एक्सपेंशन सिग्निफिकेंट है तो देखो क्या होने वाला है, ये पिस्टन ऊपर जाएगा। सो इसके ऊपर तो सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सही है क्या? हाँ, सो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट ये गैस का जब एक्सपेंशन होगा, तो पिस्टन को ऊपर ढकलने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब ये वर्क के लिए एनर्जी कहाँ से आई? सर ये वर्क के लिए तो एनर्जी जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं उस हीट के थ्रू आ रही है। सो मतलब when the pressure is constant, जो एनर्जी आपने सप्लाई की, जो हीट आपने सप्लाई की, इसने दो काम किए। कौन से दो काम किए? टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर इंक्रीज करना, प्लस वर्क अगेंस्ट वर्क ऑफ एक्सपांशन। यही आप दूसरी केस कंसीडर कर सकते हो कि जब आपने इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है। वॉल्यूम कांस्टेंट कैसा रख सकते हैं? तो इसका एक्सपांशन रोक सकते हो आप, इस पिस्टन को आगे जाने ही नहीं दिया, मतलब अभी वॉल्यूम कांस्टेंट है। At constant volume, whatever heat you are supplying, इसके कारण क्या होने वाला है? सिर्फ टेम्परेचर राइज, वर्क ऑफ एक्सपांशन इज 0, क्योंकि एक्सपांशन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्सपांशन ही नहीं हो रहा है। प्रेशर राइज हो सकता है, अंदर का प्रेशर अलग रहेगा, बाहर का अलग रहेगा, बट बिकॉज ऑफ दिस स्टॉपर इसका एक्सपांशन नहीं हो रहा है, तो एक्सपांशन का जो वर्क है पिस्टन को ऊपर ढकलने का, वो करने की जरूरत नहीं है। सर इसका मतलब इस गैस का टेम्परेचर अगर ये यूनिट मास का है और 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना है, तो ये डिफरेंट केसेस में, दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंट रहेगा एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिफरेंट रहेगा। क्या ध्यान में आया क्या? गैसेस के केस में बिकॉज द एक्सपांशन इज सिग्निफिकेंट विच इज नॉट इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड को सिर्फ एक ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, क्योंकि जो कुछ भी अमाउंट ऑफ हीट हम दे रहे हैं उसके कारण वर्क ऑफ एक्सपांशन जो होने वाला है वो निग्लिजिबल है। मेजॉरिटी ऑफ द वर्क, मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी विच वी आर प्रोवाइडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमने जो एनर्जी सप्लाई की है वो यूटिलाइज हो रही है। While in case of gases, कांस्टेंट प्रेशर के केस में टेम्परेचर भी बढ़ाना है और गैस को एक्सपांड करने का वर्क भी करना है। ठीक है, गैस को एक्सपांड करना है मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है। सो जो एनर्जी हम दे रहे हैं उससे मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं। सॉलिड्स एंड लिक्विड में जो एनर्जी हम दे रहे थे उससे सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है, गैस में भी टेम्परेचर तो बढ़ने वाला है, एडिशनली मॉलिक्यूल को दूर लेकर जाना है, एक्सपेंशन का वर्क करना है इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। While if the volume is constant, there is no expansion, there is no change in volume,
मॉलिक्यूल्स को दूर लेकर जाने का वर्क नहीं करना है, तो जो कुछ भी एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं उससे सिर्फ टेम्परेचर राइज होगा। इसके कारण गैसेस को दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज होती है, specific heat capacity at constant pressure, specific heat capacity at constant volume. If the amount of substance is given in moles, then it is called as molar specific heat capacity in constant pressure and molar specific heat capacity at constant volume. आप मुझे ये देखकर बता सकते हो कौन सी वैल्यू ज्यादा रहेगी, कांस्टेंट प्रेशर वाली या कांस्टेंट वॉल्यूम वाली? कांस्टेंट प्रेशर वाली। प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर के केस में ये वर्क ज्यादा करना है, इसलिए कांस्टेंट प्रेशर के केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज्यादा रहेगी। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे thus gases have two specific heat capacities namely molar specific heat capacity at constant pressure and molar specific heat capacity at constant volume. Which are given by Cp and Cv respectively. सर गैसेस के केस में मोल्स क्यों यूज करते हैं? बिकॉज गैसेस के केस में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। ठीक है, और आज तो हम उस रिलेशन के तरफ नहीं जाएंगे, बट ये Cp और Cv कितने अमाउंट से ज्यादा रहती है तो यू विल रियलाइज Cp माइनस Cv इक्वल टू R, वेयर R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये डिफरेंस फिक्स रहेगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या सही है क्या? ठीक है, तो इस प्रकार से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4186 जूल्स पर केजी केल्विन। ठीक है, एंड वही मर्क्यूरी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 140 जूल्स पर केजी केल्विन। ठीक है, ओके सर, अभी ध्यान में आया? क्या ध्यान में आया? थर्मामीटर में मर्क्यूरी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमने देखा है लीनियर एक्सपांशन डेल्टा एल बाय एल इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अब देखो, वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए 4186 जूल इतनी एनर्जी लगती है, वही मर्क्यूरी के लिए इट इज जस्ट 140। इट इज जस्ट 140। सो वाटर के लिए 30 टाइम्स मोर लगेगी। सो इसलिए मर्क्यूरी कम अमाउंट ऑफ हीट में ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो उसका एक्सपांशन ज्यादा रहेगा, आप आराम से टेम्परेचर चेंज देख सकते हो। ओके सर, अभी ध्यान में आया कि फिर वाटर कूलेंट करके क्यों यूज करते हैं? हमारे गाड़ी में जो रेडिएटर नाम की चीज होती है वहां पर वाटर कूलेंट करके यूज करते हैं।
बिकॉज वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, तो ये हमारे गर्म इंजन से ज्यादा हीट ले लेगा। ओके 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 सर, अभी ध्यान में आ रहा है। और 2 चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखो, फॉर सिल्वर दिस वैल्यू इज 236 जूल पर kg Kelvin, and for aluminium this value is 900 joules per kg Kelvin। स्टील के लिए भी ये वैल्यू इज अराउंड मोर देन 500। ठीक है, आयन के लिए ये वैल्यू है 450। ओके सर, अभी ध्यान में आया। इसलिए सिल्वर ये जल्दी गर्म हो जाता है और आयन के लिए या स्टील के कंटेनर के लिए ज्यादा समय लगता है। ओके सर, और एक चीज अभी ध्यान में आ रही है। कौन सी सर? बहुत बार कंटेनर गर्म हो जाता है पर अंदर की दाल या बाकी की चीजें ये ठंडी की ठंडी रहती है। होता है क्या कभी ऐसा? Yes. क्यों Yes, होता है? sir. क्यों होता है? क्योंकि आपके कंटेनर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने के लिए जो मतलब 1 kg का अगर कंटेनर है तो सिर्फ 450 जूल लगेगी। वही अंदर सब्जी या दाल में मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इज वाटर, उसका टेम्परेचर बढ़ने के लिए ज्यादा समय लगता है, ज्यादा एनर्जी लगती है। इसलिए बाहर से तो कंटेनर गर्म हो जाएगा और अंदर का जो सब्जी है या दाल है वो ठंडी की ठंडी रहेगी। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। क्या सही है? Yes, sir. हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेम इज द रीजन जमीन का जल्दी ठंडा या गर्म होना एंड वाटर का धीरे से ठंडा या गर्म होना, एंड दैट्स व्हाई कोस्टल रीजन में विंड की डायरेक्शन चेंज होती है। सो ये सभी चीजें इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड है।